आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गौरी कवि की आंख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गौरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गौरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गौरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गौरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गौरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गौरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गौरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गौरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गौरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है। ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गौरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहें तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कवि की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कवि के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को।
बच्चों, रात होने वाली है। इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी का भी खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही। अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गौरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गौरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गौरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भर कर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गौरी कवि 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है, जिसका गौरी कवि को पता नहीं चलता। घर जाकर गौरी कवि तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गौरी कवि को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गौरी की बात सच थी, मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है। ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गौरी कवि अपने बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गौरी कवि वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी, जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कवि की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है। वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा, जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या? मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गौरी कवि के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी।
सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गौरी कवि अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कवि, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी कवि दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी। उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपने मेकअप की चीजें देख रही थी कि तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। हरियाली, ये तुमने लाल रंग की लिपस्टिक कहाँ से ली है? ऐसी लाल लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे पति ने ला कर दी है। मुझे भी ये लाल रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे और लाल लाल पंख और ये लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है और एक मेरा कालू है कि एक दाना भी लाकर नहीं देता, सारा दिन सोया रहता है। गौरी कवि गुस्से में घर जाती है। कालू, उठो, एक तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर हरियाली मुझे अपने मेकअप की तरह तरह की चीजें दिखाकर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी मुझे ला कर दो। मैं लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी लेनी है। कालू कौवा घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो ना थे। वो सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा है, चलो वो खा कर आते हैं। पति जी, मैं अपनी चीजें अलमारी में रख दूं। हरियाली तोती अपनी चीजें अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं इनकी लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर में जाकर हरियाली तोती की लाल लिपस्टिक चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज गौरी कवि बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहा करो। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ।
अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली तुम्हारी लिपस्टिक देख ले और उसे तुम पर शक हो जाए। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाता है। उन्हें देखकर गोरी कभी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मुझे बस मिट्टू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कभी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लगी हुई लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लिपस्टिक! मिट्टू जी जल्दी घर चलो। मिठू और हरियाली जल्दी से घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में ना थी। मिट्टू जी, वो कभी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई है। वो कव्वे हमेशा चोरियां करते हैं। अब हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर का सब कुछ चुरा लेंगे। अगले दिन मिठू तोता हरियाली को नेल पॉलिश ला कर देता है। अब किसी तरह से गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर आएगी वो चुराने और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। हरियाली तोती नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने ये नेल पॉलिश विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये लेकर ना देता। गुस्से में गोरी कभी घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मिट्टू जी, आज वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मिठू तोता एक बड़ा डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। यहाँ बैठ के पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कभी मिठू के घर में जाती है। हरियाली के घर में जाकर उसकी नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। जैसे ही गोरी कभी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। मम्मा, मैं। पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवे और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार के टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया, इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता, और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवा देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं।
तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें छुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं, इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुरा कर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कौन जानता है। लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं। मिठू भैया, जो भी हो, वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई, तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो। फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया। हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो, इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। गोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं, कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नजर जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है।
ये देखकर रानो चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कबो, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ये आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या रानो, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपाया हुआ है। चलो पक्षियों, घर जाकर इनकी तलाशी लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो कौवे डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो सारा अनाज और फल मैंने और कालू ने ही चुराया है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कौवे चुराया हुआ दाना वापस कर देते हैं। सभी पक्षी कौवों को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और बाकी पक्षी रानो चिड़िया को धन्यवाद कर। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा? नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ बोलो ना। दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानो की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानो की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है। आज मुझे आराम करना है, तुम अकेली ही चली जाओ। हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता
कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए। मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ। आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कौवों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कौवों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है। मगर गुड्डू की दोस्ती कौवों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कौवों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ, वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। गौरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रौब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया, तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी, जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गौरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो। ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी।
माँ, तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी हो ना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया, आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया। अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कप्पों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।